पैसेज को समझना है। देखो अनसीन पैसेज अलग अलग जो है बुक में अलग अलग तरह से होता है, वैसे इसका नाम ही अनसीन पैसेज है। इसलिए अनसीन का मतलब ही होता है कि हम पढ़े नहीं रहेंगे, हमको समझना है। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि अनसीन का मतलब होता है, इसीलिए इसके साथ जुड़ा है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, यानी आपकी समझ कितनी डेवलप की हुई है पढ़ाई के दौरान, इसी का परीक्षण करने के लिए ये अनसीन पैसेज आपकी परीक्षा में रखा जाता है। अब देखो करना ये है कि अनसीन पैसेज का जो पैसेज दिया होगा वो आप पढ़े नहीं हैं, पहली बार परीक्षा में पढ़ेंगे। तो पढ़ते समय चूंकि उसी पैसेज को पढ़ के अर्थ समझना है और उसी पैसेज में क्वेश्चन भी के आंसर भी हैं, और हम क्वेश्चन को समझ के उसी पैसेज से रिलेटेड आंसर निकालेंगे। क्योंकि आंसर तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर कहां से रिलेट करना चाहिए? पैसेज से। इसीलिए पैसेज महत्वपूर्ण है कि पैसेज का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? तो जब भी कंप्रीहेंशन पैसेज सामने रखा हो तो पहले आपको एक बार पैसेज को पढ़ना चाहिए। ऐसे ही पढ़ने लगोगे तो ऐसे ही पढ़ जाओगे, पता चला कि तुमको कुछ समझ में नहीं आया। एक बात दिमाग में रखकर पढ़नी चाहिए। किसी भी चीज को जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में एक चीज पहले रख लीजिए कि ये बात किसके लिए हो रही है, क्योंकि वो जो पैसेज होगा किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी न किसी विषय वस्तु के बारे में ही होती है। जैसे जब कोई चैप्टर पढ़ते हो, किताब का जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो वो चैप्टर ही बता देता है, चैप्टर में टाइटल लिखा रहता है ऊपर। जैसे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आप पढ़ना शुरू किए तो टाइटल लिख गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्यों? क्योंकि सारी बात उसी से रिलेटेड है कि इसमें एक ऐसा आदमी है जिसके पैरों के निशान थे लेकिन उसका पैर दिख नहीं रहा था। तो टाइटल मतलब क्या होती है? उसी के इर्द गिर्द सारी बात चलती है। तो आपको दिमाग में रख के पैसेज को पढ़ना चाहिए क्या कि ये किस चीज के इर्द गिर्द चल रहा है। जो थीम होती है, विषय वस्तु होती है, उसी के इर्द गिर्द सारी बात होती है, चलती रहती है। तो अनसीन पैसेज को पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है। और पढ़ते समय दिमाग में क्या रखना है कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। जब आप पढ़ने लगेंगे, मन से पढ़ेंगे, यह ढूंढते हुए पढ़ेंगे कि किसके बारे में ये बात हो रही है, तो पहली बार में ही आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है। ठीक ना? जैसे अभी हम पढ़ने चल रहे हैं, इस पैसेज को मैं पढ़ने चल रहा हूं, आप अपने दिमाग में रखकर ये बात मेरे साथ पढ़िएगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है। पढ़ूं? All vehicles should keep to the left and leave the right half of the road free for those coming from the opposite direction. सभी गाड़ियों को अपने बाएं से ही चलना चाहिए। सभी गाड़ियों को सड़क पर अपने बाएं से चलना चाहिए। एंड लीव द राइट हाफ ऑफ द रोड, और आधा बाईं सड़क लीव माने छोड़कर चलना चाहिए, फ्री स्वतंत्र, फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशा से आती हुई गाड़ियों के लिए दाहिना हिस्सा छोड़ करके बाएं हिस्से से ही सारी गाड़ियों को चलना चाहिए। दिस इज द ट्रैफिक रूल, और यह यातायात का नियम है। इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी हिस्सों में, यानी भारत देश के सभी हिस्सों में यह सड़क का नियम है कि सभी गाड़ियों को अपने बाएं से चलना चाहिए, और दाएं साइड की जो सड़क है वो अपने विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए। इन सम कंट्रीज इन द वेस्ट, पश्चिमी देशों में, कुछ देशों में, पश्चिम के कुछ देशों में, हाउ एवर व्हीकल्स हैव टू कीप टू द राइट,
गाड़ियों को अपने दाहिने से चलना पड़ता है। यानी ये जो रूल आपको बताया गया अपना बाएं चलना है, ये कहां का नियम है? इंडिया का। पश्चिमी के कुछ देशों में ये नियम है कि गाड़ियों को किधर से चलना होता है? दाहिने से, उल्टा। इसीलिए यदि आप वहां सड़क पर नहीं चले हैं तो आपको उल्टा लगेगा ना, भाई आप बाएं चलते हैं, वहां चल के दाहिने चलना होगा, तो इसलिए थोड़ा अटपटा लगेगा आपको। अब वहां का नियम है, जैसे यहां का नियम है कि बाएं चलना है, तो वहां सड़क पर चलते समय आपको उसका नियम पालन करना चाहिए। जैसे आप सड़क पर चलते हैं, यहां पर यदि आप बाएं से नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब आप सड़क के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और आपके साथ निश्चित रूप से दुर्घटना होने की संभावनाएं अधिक हैं। भले ही आप बच जाइए, लेकिन ये मान के चलिए कि दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आपको सड़क के नियम का पालन करते हुए बाईं तरफ से ही हमेशा चलना चाहिए। ठीक, तो वही कहा कि पश्चिम के कुछ देशों में ये सड़क के जो नियम है वो दाहिने से चलने के लिए हैं, एंड नॉट टू द लेफ्ट, और बाएं से नहीं चलना है। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज राइट और लेफ्ट। अब मामला दाहिने और बाएं का नहीं है, बट एवरीवन शुड ओबे द रूल्स, लेकिन हर एक व्यक्ति को नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क के नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। जिस देश में रहेंगे, जहां का जो नियम होगा उसके नियम का हमें पालन करना चाहिए। जैसे हम भारत में हैं तो हमें बाएं से चलने का नियम पालन करना चाहिए। साइकिलिस्ट शुड ऑलवेज कीप टू द एज ऑफ द रोड। और साइकिलिस्ट का मतलब साइकिल से चलने वाले लोग, साइकिलिस्ट यानी साइकिल चालक जो हैं, शुड ऑलवेज कीप टू द एज ऑफ द रोड। उन्हें सड़क के किनारे के हिस्से से चलना चाहिए। सड़क के एज यानी किनारा, EDGE, एज यानी किनारा, यानी सड़क के किनारे के हिस्से से चलना चाहिए। एंड नॉट गेट इन द वे ऑफ अदर व्हीकल्स, और दूसरी गाड़ियों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। जैसे साइकिल वाले चल देते हैं सड़क पर, पूरी सड़क छेक के चल रहे हैं। ये सड़क हमें भी चलने के लिए बनी है, केवल गाड़ियों के लिए थोड़ी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में सड़क गाड़ियों के लिए ही बनी है। साइकिल वालों को उन बड़ी गाड़ियों के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए, यही वास्तविक नियम है। आपको सड़क छोड़ देनी चाहिए बड़ी गाड़ियों को देखकर। ठीक है, तो साइकिलिस्ट जितने हैं उनको हमेशा सड़क के किनारे चलना चाहिए, सड़क पर नहीं चलना चाहिए। और एंड नॉट गेट इन द वे ऑफ अदर व्हीकल, दूसरे गाड़ियों के रास्ते में नहीं जाना चाहिए। आर ऑफ पेडेस्ट्रियन, और पैदल चलने वालों के रास्तों पर भी नहीं जाना चाहिए। दो बात हो गई। अब साइकिल वाले कहां जाएंगे? ना तो मतलब पैदल चलने वाला रास्ता, यानी जो पगडंडी है, यानी सड़क के किनारे का जो हिस्सा है, उस सड़क के किनारे के हिस्से पर पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। वहां बड़ी गाड़ियों को नहीं जाना है। और आपको भी सड़क पर नहीं चलना है, साइकिल वालों को, आपको मतलब साइकिल वालों को सड़क पर नहीं चलना है, क्योंकि सड़क किसके लिए है? बड़ी गाड़ियों के लिए। सड़क के किनारे का हिस्सा लेकर आपको चलना है, यानी ना तो बड़ी वाली गाड़ियों के हिस्से में जाइए और ना ही पैदल वालों के हिस्से में जाइए। आप दोनों तरफ जाने के अधिकारी नहीं है। यानी साइकिल वालों को सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो बड़ी गाड़ियां क्या करेंगी? पोस्टर बना देंगी और साइकिल पैदल चलने वाला आपका दांत मुंह तोड़ देगा। ठीक है, इसलिए आगे देखिए, वी ऑफन सी टू आर मोर साइकिलिस्ट राइडिंग टूगेदर। हम अक्सर देखते हैं कि दो या दो से अधिक साइकिल वाले राइडिंग टूगेदर साइड बाय साइड राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के मध्य पर एक दूसरे के किनारे से होकर चल रहे होते हैं। साइकिल वाले अक्सर क्या करते हैं? एक साइकिल वाला एक साइकिल के बगल में, एक साइकिल वाला साइकिल के बगल में होके वो सड़क को छेक कर चल रहे होते हैं, जो सही नहीं है। ये सड़क के नियमों के विरुद्ध है। आपको ऐसे नहीं चलना चाहिए।
ट्रैफिक रूल्स डू नॉट अलाउ दिस, ये यातायात के नियम हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। ये देखिए आपका पैसेज था, समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें, इस पर बात चर्चा बहुत हो सकती है। वास्तव में सड़क पर चलने से पहले आपको सड़क के सारे नियमों को जानना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए यदि आप दुर्घटना से बचना चाहते हैं। ये टॉपिक अलग है, इस पर बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले आइए हम देखते हैं कि अब ये पैसेज हमारे सामने हो गया। अब आप बताइए, हमने कहा था पढ़ने से पहले कि आपको एक चीज ढूंढना है इस पैसेज में कि बात किसके लिए हो रही है। ट्रैफिक रूल्स की हो रही है, नो डाउट। एक आप शब्द निकाल लेंगे कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में बात हो रही है। अब एक क्वेश्चन परीक्षा का ये बन सकता है कि राइट द टाइटल ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज की टाइटल बताइए आप। आया ना, शीर्षक 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि इसका टाइटल आप बताइए, शीर्षक। हमने कहा था कि पहले ही आपको पढ़ते समय कोई पैसेज होगा, आपको पढ़ने से पहले एक बात आपको दिमाग में रख के पैसेज को पढ़ना है कि ये सारी बात किसके लिए हो रही है, क्योंकि किसी न किसी चीज के लिए हो रही है। जरूरी नहीं है कि जितना मैंने हिंदी में समझाया ये हिंदी आपको आ जाए, दिमाग से निकाल दो, हिंदी नहीं आएगी आपको, लेकिन सेंस आएगा, मीनिंग समझ में आती है। मीनिंग का मतलब हिंदी अर्थ नहीं होता। यदि आप ये समझते हैं कि किसी अंग्रेजी के शब्द का हिंदी अर्थ निकालना जरूरी है तो वो जरूरी नहीं है। तब क्या जरूरी है? उसका अर्थ समझना। अर्थ समझने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक वाक्य कोई सामने लिखा हो, उसमें 5 या 6 शब्द हो, 3 शब्दों का अर्थ आता है और 2 शब्दों का अर्थ नहीं आता, तो वो 3 शब्दों का अर्थ ही आपको उन 2 शब्दों का अर्थ बता देता है। ऐसा कभी पढ़ा कि नहीं? कभी कोई लाइन पढ़ रहे हो, उसका अर्थ नहीं आता, पढ़ते पढ़ते एक बात समझ में आती, इसमें यही बात कही जा रही है। इसी को सेंस कहते हैं। तो हमें सेंस लेना है, हमें हिंदी अर्थ नहीं लेना है, सेंस लेना है। तो सेंस हमारा ये निकल कर आ गया कि इस पूरे पैसेज में बात किसकी हो रही है? ट्रैफिक रूल्स की, यातायात के नियम के बारे में बात हुई है। अब देखो, एक बार आपने पैसेज पढ़ा, ये दिमाग में रख करके कि ये किसके लिए बात हो रही है। एक बार पैसेज में आंसर नहीं मिल जाएगा। एक बार आपने पैसेज पढ़ा पूरा केवल ये ढूंढने के लिए कि किसके बारे में बात हो रही है। दूसरी बार अभी फिर पैसेज पढ़ना है आपको, और उस पैसेज को पढ़ने से पहले अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यानी जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसका अर्थ समझने का प्रयास करिए और फिर पैसेज को पढ़िए। तो उसमें क्या होगा पता है कि अब आप पैसेज को पढ़ते समय दिमाग में रखेंगे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात क्या है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बताऊं, ये दिया है व्हाट इज द जनरल ट्रैफिक रूल फॉर व्हीकल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के सभी हिस्सों में यातायात का कौन सा नियम है? भारत के सभी हिस्सों में यातायात का कौन सा नियम चलता है या कौन सा नियम है? तो ये आप, हालांकि ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये तो तुरंत अभी एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अभी पहली बार में ही पढ़ते हुए ये बात आपको क्लियर कर लेनी है और हो गई होगी कि ये तो बात कही गई कि भारत के सभी हिस्सों में बाएं से चलने का नियम है। नहीं आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन सरल है, इसलिए समझ में आ गया। मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आया जिसका उत्तर नहीं आ रहा है, तब क्या करना है? आप पैसेज को पढ़ना शुरू करिए। अब ये बात समझ में आ गई ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पैसेज को पढ़ना शुरू करिए, आपको पैसेज में उसका आंसर मिलेगा। अब फिर कि पैसेज में आंसर मिलेगा का मतलब ये नहीं है कि जहां मिला वहीं उतार लिए। आंसर उतार के नहीं लिखना है, आंसर हमको उसमें ढूंढना है और उसका आंसर हमें बनाकर लिखना होगा। इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रैफिक रूल्स डू नॉट अलाउ दिस, व्हाट डज दिस स्टैंड्स फॉर। अब देखो ये क्वेश्चन है टिपिकल। ये टिपिकल क्यों हो गया? क्योंकि इसमें कुछ
तर्कपूर्ण क्वेश्चन हो गया। उसने कहा क्या अर्थ समझो कि ट्रैफिक रूल्स हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं, ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ऐसा किसके लिए कहा गया? ऐसा किसके लिए कहा गया? साइकिल के लिए थोड़ी कहा गया। साइकिल चलाने वाले लोग साइड बाय साइड एक दूसरे से मिलकर चलते हैं। अब इसको आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पैसेज पढ़िए ना, मिलेगा। देखो ये लाइन यहां से पढ़ो, ऑल व्हीकल्स शुड कीप टू द लेफ्ट एंड लीव द राइट हाफ ऑफ द रोड फ्री फॉर कमिंग दोज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द ट्रैफिक रूल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये देखो पहले क्वेश्चन का आंसर यही है, इसको बनाएंगे अभी हम। इसके अलावा in some countries in the west, however, vehicles have to keep to the right and not to the left. It does not matter whether it is right or left, but everyone should obey the rules. Cyclists should always keep to the edge of the road and not get in the way of other vehicles or of pedestrians. साइकिलिस्ट जो है वो अक्सर देखे जाते हैं कि वो क्या करते हैं, ये है, वी ऑफन सी 2 or more cyclists riding together side by side in right in the middle of the road. Traffic rules do not allow this. Traffic rules do not allow this. अब आप सोचेंगे कि दिस आ गया इसमें, यही आंसर है। जो बच्चे ट्रेस करते हैं वो यही गलती करते हैं कि जब आप आंसर ढूंढते हैं कि ये कहाँ पैसेज है, तो पैसेज क्या ढूंढ लेते हैं कि क्वेश्चन में आया कि ट्रैफिक रूल्स डू नॉट अलाउ दिस, और यह पैसेज में भी है और यही जो है वो सेंटेंस भी है, तो आप उतने लिख करके खाली हो जाते हैं। दिस का मतलब क्या है, यहां दिस किसके लिए आया है? तो जब दिस की बात हो रही हो तो दिस के लिए लिखना पड़ेगा कि वी ऑफन सी 2 or more cyclists riding together side by side right in the middle of the road. This stands for these cyclists, यानी दिस जो शब्द है वो इन्हीं साइकिल चलाने वालों के लिए आता है या आया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी ये हुआ। तो अब देखो कंप्रीहेंशन पैसेज, अनसीन पैसेज का कंप्रीहेंशन करने के लिए 3 चीजें मैंने बताई। पहला कि पैसेज पढ़ना है आपको और ये दिमाग में रखकर पढ़ना है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पैसेज, पहले आपको टाइटल सर्च करनी है। क्लियर हो गई बात? दूसरा क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैसेज पढ़ना है। क्वेश्चन का अर्थ समझना है, पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन का अर्थ समझिए और उसके बाद पैसेज को पढ़िए, उसमें से अर्थ अपने आप समझ में आएगा कि क्या है आंसर, इसका क्या होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, जिसे और भी क्वेश्चन है, जिसे कभी कभी आ जाता है कि कोई एक शब्द दे देगा और कहेगा कि इसका अपोजिट बताइए, इसमें आया है, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ फला, कोई वर्ड दे देगा, उस वर्ड का अपोजिट बताइए इन द पैसेज, इन द एबव पैसेज। तब क्या करेंगे? तो अब जो शब्द आया है उसका अर्थ समझिए और उसका अपोजिट ढूंढने का प्रयास करिए। कहां? उस पैसेज में ही, यानी पैसेज को पढ़िए। अगेन आपको पैसेज, यानी पूरे पैसेज को कम से कम 3 बार पढ़ना है, कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक जितने क्वेश्चन हैं उतनी बार। अब आप कहेंगे कि इतना समय कहां है? इतना बहुत समय है, आपने कभी विचार ही नहीं किया, समय उस पर बहुत है। इसीलिए पैसेज बहुत बड़े बड़े नहीं होते, आपके हिसाब से ही पैसेज छोटे होते हैं, उनको आप चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। इसलिए आपको टाइम सेट कर लेनी चाहिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, और आपके पेपर को बांटा गया है, पता है 15 मिनट तो पेपर पढ़ने के लिए ही है। गवर्नमेंट ने साफ साफ लिखा रहता है इंडिकेशन पढ़ना। मॉडल पेपर है ना, मॉडल पेपर का ऊपर का वो इंडिकेशन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 15 मिनट्स आर गिवन टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए ही आपको 15 मिनट दिए गए हैं। तो आप पढ़िए बैठ के। आप क्या करते हैं, पेपर पाते ही जो जिस प्रश्न का उत्तर आ रहा होता है फटाफट लिखना शुरू, गलत तरीका है। और यही नहीं, उसमें यह भी लिखा है कि जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन हैं,
3 घंटा पेपर लिखने के लिए मिला है, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिला है और 3 घंटा लिखने के लिए। 3 घंटे के लिखने में 1 घंटे आपको MCQs करना है। 20 नंबर का क्वेश्चन 1 घंटे के लिए, यानी 1 घंटे आप MCQs का ही पेपर हल करिए। उसके बाद 2 घंटे बचते हैं आपको 50 नंबर का पेपर हल करने के लिए। 2 घंटा मतलब 120 मिनट। क्वेश्चन कितने? 50 नंबर के। क्वेश्चन से हमसे क्या मतलब है? हम तो नंबर न जोड़ेंगे कि कितने नंबर पर कितना समय देना है, हमें नंबर चाहिए। तुम क्वेश्चन काहे जोड़ रहे हो? यही तो गलत जोड़ रहे हो ना। हमारा नंबर जो क्वेश्चन जितने नंबर का, 1 नंबर पर कितने मिनट देना है ये तय करो। 50 नंबर का क्वेश्चन है और 120 मिनट है आपके पास, तो आपका जो रेशियो जाएगा वो लगभग 2-2.5 मिनट तक जाएगा, यदि मान के चलें तो। एक क्वेश्चन पर, 1 नंबर पर, क्वेश्चन नहीं 1 नंबर पर। 2 नंबर का क्वेश्चन है 5 मिनट, 3 नंबर का क्वेश्चन है 7-7.5 मिनट। ऐसे नहीं चलेगा भाई। ये एक रेशियो बनाइए आप कि जो क्वेश्चन जितने नंबर का उस पर उतना समय देना है। काहे हम ज्यादा समय देंगे भाई? हमको नंबर मिलना एक ही है, हम 10 मिनट क्यों दें 1 नंबर के लिए? यही मूर्खता है। जो पेपर है वो पूरा डिवाइडेड है और उसके समय को भी आपको डिवाइड करके रखना है और एकदम सही सही समय देना है उसको, तब तो आप अपना आंसर सही से करके आएंगे। और नहीं पता चला कि 1 नंबर के आंसर को लिखने के लिए आप जो है 10 मिनट ले लिए और जो 10 नंबर का क्वेश्चन या 7 नंबर का क्वेश्चन है उसको 5 मिनट के अंदर करने का प्रयास करेंगे, तो 1 नंबर तो मान लो पूरा मिल गया। इधर चला कितना गया? 7 नंबर में 1-2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर चला गया। तो बुद्धिमान कौन हुआ? 1 नंबर में हम 1 नंबर वाला ही समय देंगे, भले ही उसमें आधे नंबर का ही सही होगा, यहां आधा ही जाएगा। और 7 नंबर वाले पर यदि 14 मिनट 15 मिनट का समय देना है तो हम 15 मिनट उस पर देंगे, क्योंकि उसमें से 1 नंबर कम हो जाएगा तो हमारा इससे ज्यादा कम हो जाएगा। तो इस पे ज्यादा न देकर 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर ज्यादा हम क्यों देंगे? तब ईमानदारी से अपना सही काम सही जगह समय इन्वेस्ट करेंगे तो नंबर भी सही मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है, ये आपको अपना सेट करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो अनसीन पैसेज की बात हो रही है, वो अनसीन पैसेज में भी, उस पैसेज में भाई 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन बनना है। आंसर लिखने का सही तरीका, क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं आधा आंसर उसी क्वेश्चन में छिपा होता है। पहली ये बात आपको अपने दिमाग में बना लेनी चाहिए कि हमारा आंसर कहाँ है। आधा तो क्वेश्चन में है और आधा हमारा कॉन्सेप्ट होता है। और जब क्वेश्चन से हम आंसर बना रहे होते हैं तो क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों को मिला करके एक सही और सटीक सेंटेंस बनाना होता है। सही और सटीक सेंटेंस का मतलब समझे, जिसमें ग्रामर के रूल सही हो और क्या कहते हैं पंक्चुएशन वगैरह सही हो, लेखन शैली सही हो, सब मिला दिया जाएगा उसमें। लेकिन रूट कौन है? 2 चीजें, एक तो क्वेश्चन और दूसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहां से मिलता है? जैसे हम अनसीन पैसेज कर रहे थे तो पैसेज में हमारा कॉन्सेप्ट है। यदि हमने पैसेज को सही से पढ़ा तो उसमें है ना कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन को पढ़ा तो आधा क्वेश्चन में ही आंसर है। और सेंटेंस जो बनाने की बात कर रहा हूं, वो सेंटेंस कहीं ढूंढने नहीं जाना होता, क्वेश्चन में ही हमारा सेंटेंस है। जैसे ये पहला क्वेश्चन हम इसमें से ले रहे हैं, क्या था पहला क्वेश्चन? व्हाट इज द जनरल ट्रैफिक रूल? क्वेश्चन बोलो। What is the general traffic rule? What is the general traffic rule For vehicles
फॉर व्हीकल्स in the parts in in all parts of India. कि जब पैसेज आपने पढ़ लिया, चाहे कोई चैप्टर आपने पढ़ा, तो चैप्टर से आपका कॉन्सेप्ट मिल गया, आपको क्वेश्चन हमारे सामने आ गया तो उसका अर्थ भी समझ में आ जाना चाहिए, और अर्थ समझ में आ गया तो क्वेश्चन का अर्थ समझ में आते ही हमको अपने चैप्टर से उसका आंसर भी मिल जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को उठा कर लूं कि व्हाट इज द जनरल ट्रैफिक रूल फॉर व्हीकल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी आपने पैसेज में पढ़ा कि सारे देश के अपने अलग अलग ट्रैफिक रूल्स होते हैं, और भारत का ट्रैफिक रूल है कि प्रत्येक गाड़ियों को अपने बाएं से चलना चाहिए और अपने दाएं का हिस्सा अपने सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए। यही ना पढ़ा? यही हमारे जो है भारत के ट्रैफिक का रूल है। इतना आपको पता हो गया पैसेज पढ़ने के बाद। ये बात कहीं ढूंढने नहीं जानी है। ये देखो हमारा सेंटेंस है या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी एक सेंटेंस बना हुआ है। क्या है कि व्हाट इज द जनरल ट्रैफिक रूल फॉर व्हीकल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। व्हाट यानी क्या। अब देखो क्वेश्चन में बात आती है जब क्वेश्चन की, तो ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जिनको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, यही क्वेश्चन बनाते हैं। और जितने क्वेश्चन वर्ड हैं वो सारे क्वेश्चन वर्ड अलग अलग एक जो है सेंस के आधार पर या अलग अलग चीजों को पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक व्हाट आया है, ग्रामर पढ़ते समय पता नहीं कितनी बार मैंने बताया कि व्हाट और हुम क्या पूछते हैं, बताओ। पैसिव वॉइस पढ़े थे? पैसिव वॉइस में व्हाट या हुम यानी क्या और किसको से प्रश्न पूछने पर ऑब्जेक्ट मिलता है। ये कितनी बार बताया, लेकिन अभी तुरंत किसी का आंसर नहीं आया। भाई व्हाट और हुम से क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका वाक्य का एक प्रोसीजर है। जब हम सेंटेंस अंग्रेजी का बनाते हैं ना, तो ये अंग्रेजी का ये पॉपुलर एक सेंटेंस वो बनता है, स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना इसको। ये मास्टर रूल है। यानी जब भी कोई अंग्रेजी का वाक्य बन रहा होता है तो उस अंग्रेजी के वाक्य का ये सिस्टम है कि उसमें पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। इसका मतलब हुआ कि जब व्हाट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो द ऑब्जेक्ट प्लेस इज वैकेंट, यही खाली है। ये खाली है इस वाक्य में और भरना है इसी को। इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट है ना। और सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट को बाहर ले लें, क्योंकि अब हमारा प्रोसीजर बनने जा रहा है कि पहले हम, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हम जब भी आंसर देंगे तो या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा। दो ही सेंटेंस बनेगा। आंसर हमेशा दो सेंटेंस, या तो अफर्मेटिव में या नेगेटिव में। और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में होगा। क्वेश्चन हमेशा इंट्रोगेटिव में होगा। तो इंट्रोगेटिव में दो पार्ट, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसका आंसर केवल यस या नो होता ही है। हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन शुरू हो रहा हो, यदि इसी में कह देता कि इज एनी ट्रैफिक रूल फॉर व्हीकल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, इज देयर एनी ट्रैफिक रूल फॉर व्हीकल्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्या भारत में सभी गाड़ियों के लिए कोई ट्रैफिक रूल है? यस, केवल यस आंसर। आंसर क्या होगा? यस। यदि इसको पूरा बनाना हो और भी भव्य बनाना हो तो यस कॉमा उसके बाद इसको जो इंट्रोगेटिव में लिखा होगा उसको बना देना है
असर्टिव में या अफर्मेटिव में? यस, देयर इज ए सर्टेन ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। बना ना? केवल यस में आंसर दे करके और ये क्वेश्चन उतार कर लिख देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। अब जब क्वेश्चन वर्ड आ गया तो क्वेश्चन वर्ड के आते ही अब उसमें अलग से चीजें ऐड होती हैं। जैसे अभी हमने बताया कि व्हाट से क्वेश्चन किया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भरना है। whom से क्वेश्चन किया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भरना है। व्हाट जो होता है वो वस्तु पूछता है और whom किसी व्यक्ति को पूछता है। क्या व्हाट जो है वो किसको पूछता है? व्हाट वस्तु के लिए, और whom जो होता है वो व्यक्ति के लिए आने वाला क्वेश्चन वर्ड है। हां, नोट करते रह सकते हैं, ये नोट करते ही रहना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सारे प्रश्नों का आंसर, यानी जो गलतियां आप आंसर लिखने में करते हैं वो आज के बाद खत्म हो जाएंगी। आधा क्वेश्चन आपका तो ऐसे ही सही होने जा रहा है। यानी अब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं है, केवल ट्रिक समझो और ट्रिक से आपका आंसर तैयार होगा। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी क्या है? इसी में है, इसी क्वेश्चन में ही है। इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है। अब क्या नहीं है वो ढूंढना है, और किसको पूछ रहा है उसी को उसमें भरना है। बात समझ में आ रही ना? तो ये जो है व्हाट, ये दोनों ऑब्जेक्ट को पूछते हैं। ये दोनों किसको पूछते हैं? ऑब्जेक्ट को पूछते हैं। और व्हाट जो होता है वो वस्तु के लिए, और whom जो होता है वो व्यक्ति के लिए होता है। इतनी बात क्लियर हो गई सबकी? अब इसमें देखो, व्हाट के अलावा और इंट्रोगेटिव वर्ड बताओ जिसे हु होता है। यहां हु आ जाता। हु हमेशा सब्जेक्ट पूछने के लिए आता है। हम ट्रांसलेशन पढ़ाते समय मैंने कई बार आपको बताया है कि जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हमको सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कैसे मिलता है? कौन से प्रश्न पूछने पर। कभी कभी क्या होता है कि आप जो सबसे पहले लिखा होता है उसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट कभी कभी बीच में भी होता है। और सब्जेक्ट मिलेगा कैसे? हु से प्रश्न पूछने पर। यानी हु से आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा सब्जेक्ट पाने के लिए। इसका मतलब जिस वाक्य में हु से क्वेश्चन किया जाएगा वहां आपको सब्जेक्ट लिखना है। यानी वहां पर केवल हु को हटाओ और वहां कोई नाम लिख दो, आंसर तैयार। ये पूरा क्वेश्चन उसी में जोड़ देना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? यानी हु जो है वो क्या पूछेगा? सब्जेक्ट पूछेगा, नाम पूछेगा, उसको वहां लिख दीजिए और पूरा क्वेश्चन जोड़ दीजिए, आपका आंसर तैयार। समझ में आ गई? अब देखो, हु और व्हाट और हुम तो कॉमन वर्ड हैं। इनको मैंने समझा दिया कि व्हाट वस्तु के लिए, हुम व्यक्ति के लिए, ऑब्जेक्ट के स्थान पर पूछता है कोई भी चीज को, और हु सब्जेक्ट के लिए पूछता है। इसके अलावा क्वेश्चन वर्ड ले लो, व्हेन। व्हेन माने क्या होता है? व्हेन हमेशा समय पूछने के लिए। यानी जब कहीं समय की बात हो रही हो तो इसका मतलब है सेंटेंस वही रहेगा, जो सेंटेंस है वही रहेगा, बस इसका स्थान बदल जाएगा। जैसे व्हाट के बाद इज आया है या कोई क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जब हम आंसर देते हैं तो ये सब्जेक्ट जो होगा वो पहले हो जाएगा और इज बाद में हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब आएगा, पहले हमारा सब्जेक्ट निकल कर आएगा। तो यहां क्या है? व्हेन के में व्हेन हमेशा समय पूछता है, यानी आपको समय ढूंढना है। जैसे ही व्हेन वाला क्वेश्चन आप पढ़िए तो पैसेज में ढूंढना शुरू कर दीजिए। क्या? कोई न कोई टाइम है तो टाइम देखना, टाइम ढूंढेंगे तो मिलेगा उसमें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसी तरह जब वेयर से क्वेश्चन किया जाए, किससे? वेयर। वेयर से क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब वो प्लेस यानी स्थान पूछ रहा है। क्या पूछेगा? स्थान यानी प्लेस। यानी अब आपको प्लेस ढूंढना है। अब आप तो वेयर, वेयर किसको पूछता है? स्थान को। यानी हम जब भी वेयर से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अब हम पैसेज को पढ़ेंगे। वेयर वाले क्वेश्चन को पढ़ते ही अब हम पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में ढूंढेंगे क्या? स्थान ढूंढेंगे हम, और कुछ नहीं। हम पढ़ते समय अब स्थान ढूंढने वाले हैं, तब हम सीधा सीधा हम वही पकड़ेंगे ना। हम
पूरा पैसेज पढ़ नहीं रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि इसने पूछा, हु से पूछ दिया तो हम व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, पकड़ में आ गया, हम पूरा पैसेज काहे पढ़ेंगे, हम व्यक्ति को लिख देंगे। वेन से पूछा, समय पूछ रहा है, हम पैसेज पढ़ना शुरू किए, समय ढूंढ रहे हैं, समय मिल गया, हम अपना सेंटेंस तैयार कर लेंगे। वेयर से पूछ रहा है स्थान, इसका मतलब हम ढूंढ रहे हैं उसमें क्या, स्थान। अब ये पढ़ते समय दिमाग में अपने ये रखना है कि हम जो भी पूछ रहा है वही ढूंढ रहे हैं। हमें दुनिया भर का वो, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां फुल स्टॉप से पकड़ेंगे, यहां फुल स्टॉप तक आंसर, एक लाइन का आंसर 5 लाइन में लिखा है अनसीन पैसेज, और उस 5 लाइन के आंसर में 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर है और उसमें इनको 5 नंबर मिलेगा क्या। और यदि सही और सटीक नहीं लिखा है तो वो भी 1 नंबर मिल जाए, आधा नंबर मिले, वो भी नहीं हो सकता है कि एग्जामिनर 0 कर दे। तो आपको सही नंबर लेने के लिए सही और सॉलिड आंसर लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, आंसर सही लिखना है। इसके लिए ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। ये क्वेश्चन वर्ड किसको क्या पूछ रहा है, जैसे अब वेयर की बात हो, सॉरी वाई की बात हो, वाई माने क्यों, क्यों जो है हमेशा कारण पूछता है, किसी चीज का कारण पूछा जा रहा है, और वाई का आंसर हमेशा किससे आता है पता है, ये कारण हमेशा क्योंकि से आता है, बिकॉज से। आंसर हमेशा इसका किससे आता है, यानी इस पूरे वाक्य को बनाने के बाद बिकॉज जोड़ेंगे, बिकॉज माने क्योंकि, और बिकॉज के बाद हमारा आंसर मिलता है। बिकॉज के बाद हमें सेंटेंस बना लेना है, यदि बनाना है तो बनाएंगे, और नहीं हमारे वाक्य में बिकॉज के बाद सेंटेंस है, उसी को इसी में जोड़ देना है। हमको उसमें से नहीं लेना है, पूरा लाइन लेना है। हमारा ये सेंटेंस इसमें है, इसी में आगे बिकॉज जोड़ करके हम अपना आगे की बात लिखेंगे, हमारा सेंटेंस, हमारा आंसर तैयार। और सॉलिड आंसर, यानी एकदम सॉलिड नंबर लेने के लिए बता रहा हूं, 2 में 2, 1 में 1, 3 में 3 नंबर मिलने वाला, 4 में 4 नंबर मिलने वाला, ये ट्रिक है। यदि आप इसमें लीप लाप किए, इसमें इधर का उधर करने का प्रयास किए, तो वहीं पे माइनस मार्किंग होती है। यानी 4 नंबर के क्वेश्चन में यदि आंसर देना है या नंबर देना है, तो अब वो दिख जाता है कि इस बच्चे का जो आंसर है वो सॉलिड है, तो पूरा देंगे। यदि इसमें घाल मेल करके उसने लिखने का प्रयास किया है तो काट देंगे। तो आपको घाल मेल करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा और सटीक आंसर देना है। ये हो गया व्हाई मतलब कारण। यानी अब हम अनसीन पैसेज में पढ़ेंगे तो व्हाई से हम क्या ढूंढेंगे, कारण ढूंढ करके हम आंसर ढूंढेंगे तो हमारा सटीक आंसर मिलेगा। इसी तरह हाउ यानी ये मैनर बताता है, तौर तरीका, तरीका बताने के लिए मैनर पूछता है हाउ से। हाउ क्या पूछता है, मैनर, कार्य करने का तरीका जानना है हाउ से। समझ में आ गई। हाउ मेनी आ गया तब हाउ मेनी जो है वो संख्या पूछता है। हाउ मच क्या है, हाउ मच जो है वो मात्रा पूछता है, संख्या नंबर, ठीक है। और मात्रा, मात्रा यानी होता है मेजरमेंट, या उसको कहो नाप तौल जो होती है ना, उन सब के लिए प्रयोग होता है हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ फार, दूरी, दूरी पूछने के लिए क्या होता है, हाउ फार। समय में भी हाउ लॉन्ग लगता है, कभी कभी होता है ना कितने समय से, तो हाउ लॉन्ग से प्रश्न पूछता है, यानी समय पूछता है। ये दूरी पूछता है और ये समय, समय की जो है वो समय का दौरान, हाउ लॉन्ग कितने समय तक, तो वो हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन। हाउ फार माने कितनी दूर के लिए। और इसी तरह से ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड आते हैं ये खुद बताते हैं कि आपको लिखना क्या है। आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना है, आपको केवल और केवल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके कॉम्प्रिहेंसिव माइंड डेवलप करना है कि हमें लिखना क्या है। उसी चीज को हम लिखेंगे। हम अनावश्यक उस पैसेज से या अनावश्यक उसी
क्या कहते हैं तुम्हारे किताब से जो क्वेश्चन आंसर लिखाया गया है। अभी आप क्वेश्चन बैंक वगैरह तमाम तरह का पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत दुनियादारी लिखी है। यानी आप क्वेश्चन बैंक का भी आंसर लिख रहे हैं तो सॉलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी तो किसी ने लिखा होगा ना, तो उसमें घाल मिल करके लिख दिया है आपने, वही आंसर याद करके लिख दिया, आपका आंसर सटीक कहां आया? और सटीक आंसर लिखने के लिए इसीलिए मैं किसी किताब से आंसर लिखवाता हूं क्या? इसीलिए नहीं लिखवाता, क्योंकि सटीक और सही आंसर हमारे क्वेश्चन से और हमारी किताब से मिलता है। किताब में हमें कॉन्सेप्ट मिलता है और क्वेश्चन में हमें उसका स्ट्रक्चर मिलता है। सेंटेंस तो हमें क्वेश्चन से मिल गया, कहीं ढूंढने जाना ही नहीं है और ना तो इसको रटना है। किसी क्वेश्चन आंसर को याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने किताब के चैप्टर को सही से पढ़ा, सही से समझा और उसके क्वेश्चन के मीनिंग को सही से समझा, तो आप आंसर बना लेंगे, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह काम करने के लिए कोई अपने को पाबंद बनाता ही नहीं है। क्वेश्चन आंसर लिखे, इसको रटना है, पढ़ेंगे, परीक्षा आएगा तो याद करेंगे। इसके चक्कर में इतना देर हो जाती है कि अब आपको यह लगता है कि अब हम कैसे करें, और अब करने के लिए यह तरीका अपना लो, क्योंकि हिंदी सबकी आती है। और हिंदी आती नहीं है, बल्कि आप अंग्रेजी के जो क्वेश्चन है उसमें खुद ही सारी चीजें लिखी हैं। उन चीजों को समझ लो और याद कर लो कि व्हाट पूछ रहा है। जैसे किसी भी फर्स्ट चैप्टर को ही ले लो, क्या नाम है, ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड में हु वाज लेंचो? फार्मर। लेंचो वाज ए फार्मर। व्हाई वाज एंग्री? Why was Lencho angry to find the money? अब बिकॉज से नहीं लिखना है, लिखना हमको यहां से है कि लेंचो was angry to find money because he asked 100 pesos but he found only 70. आंसर क्लियर? आधा क्वेश्चन में, आधा आपने कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन से ही आंसर बनाना है हमको। अभी किताब खोल लो, तुम क्वेश्चन आंसर याद भी करते हो, केवल किताब का क्वेश्चन खोल के आप बैठ जाइए और क्वेश्चन से आंसर बनाइए। कॉपी भी रख लो और किताब भी रख लो। कॉपी का जो है आंसर ले देखो और किताब का अपना क्वेश्चन देखोगे तो कूल आंसर तुम्हारी किताब के उसी क्वेश्चन में मिलेगा। और ये नकल है, सच्ची नकल यही है। जिसने अकल से नकल किया उसका काम बना। नकल ये है कि क्वेश्चन को समझना सीख के उसी को कॉपी पर उतारना है, जो पेपर में दिया है, लेकिन उसको कहां से लिखना है। भाई जैसे दीपेश क्या करेंगे कि आंसर क्वेश्चन व्हाट से पूछा है, इनका आंसर व्हाट से शुरू होगा। क्वेश्चन व्हाई से पूछेगा तो आंसर भी व्हाई से शुरू होगा। क्वेश्चन वेयर से है तो आंसर भी वेयर से शुरू होगा। तो क्या उस पर नंबर मिलने वाले हैं क्या? ये एग्जाम्पल दिया मैंने, दीपेश का एग्जाम्पल दिया मैंने। 90% विद्यार्थी ऐसी गलतियां करते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता वो कहीं से भी कुछ करना, वो भी ट्रिक अपना लें। 2 नंबर का आंसर है तो 1 नंबर देकर ही जाएगा एग्जामिनर। यदि वो आंसर नहीं भी लिखा पूरा, केवल लिखने के तरीके में आंसर लिखा उसने, तो आपको बता दूं वो 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर देकर जाएगा, भले ही आपका आंसर सही नहीं हो। लेकिन यदि आपने व्हाट का आंसर व्हाट से ही शुरू किया तो अपेक्षा मत रखिए, 0 नंबर ही मिलेगा। इसलिए अब आप इस ट्रिक पर आ जाइए कि जिन क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है उनका आंसर हमको बनाना कैसे है। ये बात ये सारी चीजें बताएंगी। जितनी बात मैंने बताया ना, ये ट्रिक यदि आपको पता है तो आप आंसर लिखने में अपने आप को सक्षम बना लेंगे और वो सटीक बनेगा। जैसे अब इसका आंसर लिख करके हम देख लें, ठीक है? मिटा दूं ना इसको। अब देखो इसको, व्हाट इज द जनरल ट्रैफिक रूल फॉर व्हीकल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब आपको लिखना है कि कौन सा या क्या ट्रैफिक रूल है भारत के सारे हिस्सों में, ठीक है? तो इसको देयर से बना दो। देयर इज द
जनरल ट्रैफिक रूल ट्रैफिक रूल फॉर ऑल व्हीकल in all parts of India that all vehicle should keep their left। बस इतना आंसर काफी है। इसमें बताइए कि ये आंसर है, इसमें जो क्वेश्चन और आंसर को देखकर बताइए कि जितने शब्द इसमें हैं उसमें 2-4 शब्द बढ़ गए हैं, से सारे शब्द वही हैं जो आंसर बने हैं। बस अंतर यह है शब्दों का स्थान थोड़ा बदला है। यह सूटेबिलिटी ही हमको देखनी है। इसके लिए हमने स्ट्रक्चर दिया कि जब भी आप कोई क्वेश्चन वाला वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स का क्रम मिलेगा। यह क्वेश्चन का क्रम है, यह आप पढ़े हैं ग्रामर में। और इसी को हमको आंसर देना है, यानी असर्टिव। हमने बताया कि आंसर जब होगा तो क्या होगा, असर्टिव यानी अफर्मेटिव या नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में यदि आंसर देना है तो इसका रूल होता है पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फुल स्टॉप। अब कहां क्वेश्चन मार्क रहा, हम अब आंसर में आ गए ना। आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। ये भी गलतियां करते हैं बच्चे कि आंसर भी लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क। तो एग्जामिनर भी नंबर देने में क्वेश्चन मार्क, जो मन करेगा दिया, नहीं दिया नहीं दिया। और नेगेटिव सेंटेंस में यदि आंसर देना है तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस नॉट या नेवर, जो भी आंसर में देना होगा वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर्स होगा। अब देखो यहां इसमें भी ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में लिख रहा हूं, ये कहीं अलग ढूंढने नहीं जाना है। क्वेश्चन डिसाइड कर देता है कि कौन सा हमको वर्ब लिखना है। क्वेश्चन डिसाइड कर देता है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगना है। कहीं ढूंढने नहीं जाना है, बस उनके स्थान सही जगह पर लगाना है। जैसे कि मैंने यहां व्हाट की जगह देयर लगा करके इसलिए बनाया था क्योंकि यहां सब्जेक्ट हमको चाहिए था, व्हाट सब्जेक्ट के प्लेस पर था। सब्जेक्ट के प्लेस पर देयर का प्रयोग तब होता है जब किसी चीज का होना या न होना कहीं बात की जाए। अब ग्रामर के नियम में आना पड़ेगा आपको, यानी ग्रामर आपको इतना आना चाहिए कि जब किसी का होना या न होना पाया जा रहा हो तो सब्जेक्ट के प्लेस पर देयर आता है। किसी समय, ऋतु, मौसम, स्थान की बात हो रही हो तो वहां परिचय करवाने की बात हो रही हो तो वहां सब्जेक्ट के स्थान पर इट आता है। ये बात आपको पता है, बस उसको सही जगह पर लगाना है। ये सारी चीजें ये दिमाग में है तो कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी आंसर गलत नहीं